नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ सुजाता और इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर रफ्तार और विस्तार के साथ। सबसे पहली खबर क्या है आपको बताएंगी मेरी सहयोगी प्रियंका। धन्यवाद सुजाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा और आपको बता दें कि आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। ये बैठक 2 दिनों तक चलेगी। इसमें मुख्य तौर पर अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। ऐसे में 350 कार्यकारी इस बैठक में शामिल होंगे। पूरी खबर आप देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट में। आज से दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने जा रही है। 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत शाम 4 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन के साथ शुरू होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 350 से ज्यादा सदस्य शामिल होंगे। इस दौरान राज्यों के 12 मुख्यमंत्री, 5 उप मुख्यमंत्री, 35 केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। तो आज से दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। 2 दिनों चलने वाली इस बैठक में मुख्य तौर पर 8 बिंदुओं पर 8 एजेंडों पर चर्चा होने वाली है। कौन से मुख्य बिंदु है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली में आयोजित बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी मंगलवार को संबोधित करेंगे। देश की उन 160 सीटों पर खास चर्चा की उम्मीद है जहां बीजेपी कमजोर है। बैठक में मुख्य तौर पर 8 एजेंडों पर चर्चा होगी। कार्यकारिणी का मुख्य थीम G20 रखा गया है। लिहाजा बैठक में राजनीति के साथ साथ आर्थिक प्रस्तावों जुड़े कार्यक्रमों और उनके बीजेपी सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं की भागीदारी पर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी जीत के मंथन के साथ लोगों से जुड़ने के नए तरीके बता सकते हैं। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले आज सुबह 10 बजे पदाधिकारियों की बैठक होगी और इसमें एक मजबूत रणनीति को लेकर मंथन होगा। पूरी खबर आपको दिखाते हैं 30 सेकंड की रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक से पहले बीजेपी मुख्यालय में पदाधिकारियों की अहम बैठक होगी। ये बैठक सुबह 10 से शुरू होगी। इस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और प्रधानमंत्री मोदी के मेगा रोड शो को लेकर की गई तैयारियों पर चर्चा होगी। इस साल देश के 9 सूबों में चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव, लिहाजा विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर खास रणनीति पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले एक शानदार रोड शो भी होगा। करीब 1 किलोमीटर तक ये रोड शो चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में इस दौरान कई अलग अलग प्रस्तुतियां भी पेश की जाएंगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में आज पीएम मोदी के सम्मान में बीजेपी मेगा रोड शो करने जा रही है। इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। पीएम मोदी का रोड शो पटेल चौक से संसद मार्ग, जयसिंह रोड जंक्शन से होकर गुजरेगा। प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान कई राज्यों के कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश करेंगे। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ बीजेपी कार्यकर्ता खड़े होकर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। राजधानी दिल्ली में कई रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। पूरी खबर आप देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को लेकर राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। रोड शो के दौरान दिल्ली में कई रूट डाइवर्ट रहेंगे। दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक संसद मार्ग, अशोका रोड, रफी मार्ग और जंतर मंतर रोड बंद रहेंगे। इसके अलावा कनॉट प्लेस के आसपास के रोड बंद रहेंगे। इस दौरान लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस लोगों को रोड शो में आने वाले क्षेत्रों से बचने की सलाह दी है। इधर चुनाव आयोग नए चुनावों की तैयारियों में लग गया है और इस सिलसिले में उसने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में होगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी राष्ट्रीय दलों के अध्यक्ष और महासचिवों को बुलाया गया है। हालांकि कुछ विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। चुनाव आयोग की बैठक सुबह 11 बजे से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी, जहां सभी दलों के प्रतिनिधियों को रिमोट वोटिंग की जानकारी दी जाएगी। रिमोट वोटिंग मशीन के जरिए अपने घर के बाहर रहने वाले लोग भी वोट दे सकेंगे।
तो देखिए, नेपाल का जो विमान हादसा हुआ है इसमें जान गंवाने वालों की संख्या 70 हो चुकी है और ऐसे में अलग अलग देशों के यात्री इसमें सवार थे, लेकिन 5 भारतीय यात्रियों की भी जान जा चुकी है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नेपाल में हुआ विमान हादसा कितना भयानक था, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। हादसे के बाद चारों ओर सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। इस विमान ने काठमांडू एयरपोर्ट से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन लैंडिंग से महज 10 सेकंड पहले पोखरा के पास क्रैश हो गया। पोखरा की संकरी घाटियों में जैसे ही विमान गिरा, आग की लपटें उठने लगी। हादसे के वक्त प्लेन में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। नेपाल में हुए विमान हादसे में उत्तर प्रदेश के 5 लोगों की भी मौत हुई है। इसमें से 4 गाजीपुर के ही रहने वाले थे। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नेपाल में हुए विमान हादसे में उत्तर प्रदेश के 5 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। जान गंवाने वालों में 4 युवक गाजीपुर के रहने वाले हैं। काठमांडू घूमने के लिए घर से निकले विशाल शर्मा, सोनू जायसवाल, अनिल राजभर और अभिषेक कुशवाहा ने सपने में ही नहीं सोचा था कि उनकी यह यात्रा अंतिम यात्रा होगी। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर दुख जताया। सीएम योगी ने पार्थिव शरीर वापस लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। नेपाल विमान हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम को गठित किया गया है। इसमें घरेलू विमानों की भी जांच होगी। पूरी खबर आप देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट। नेपाल में हुए प्लेन हादसे के बाद प्रचंड सरकार एक्शन में है। प्लेन क्रैश की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है, जिसकी रिपोर्ट 45 दिन में आएगी। इस दौरान सभी घरेलू विमानों की भी जांच होगी। विमान हादसे के बाद नेपाल सरकार ने 1 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। वहीं येती एयरलाइंस ने आज अपनी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। विमान हादसे के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हालांकि जितने भी लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश के मनावर में सीएम शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सीएम शिवराज हेलीकॉप्टर से मनावर से धार जा रहे थे। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की शिकायत दिखी, जिसके बाद पायलट ने सीएम को इसकी जानकारी देकर अपना सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान सीएम शिवराज सहित हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित दिखे। और अब अगली खबर आपको यूपी के सहारनपुर से बताएंगे, जहां पर दबिश देने गई पुलिस पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। ताबड़तोड़ ये हमला हुआ। आखिर इसके पीछे वजह क्या रही, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सहारनपुर में दबिश देने गई पुलिस टीम पर आरोपियों ने हमला कर दिया। दबंगों के हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पुलिस वैन के शीशे टूट गए। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। दरअसल ये पूरा मामला सहारनपुर के फतेहपुर इलाके का है, जहां शराब के ठेके पर 2 गुटों में झड़प हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के काफिले में शामिल एक गाड़ी पलट गई। इस हादसे में 4 पुलिसकर्मी समेत 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बक्सर से पटना लौट रहे थे। जो कार पलटी है वो केंद्रीय मंत्री की कार के आगे चल रही थी। ये हादसा कितना भयानक था, इसका अंदाजा दुर्घटनाग्रस्त कार को देखकर लगाया जा सकता है। वहीं इस हादसे में केंद्रीय मंत्री बाल बाल बच गए। उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। और खबर खरगोन की, मध्य प्रदेश के खरगोन में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक बस खाई में गिर गई, जिसमें 3 यात्रियों की मौत हो गई। दुर्घटनाग्रस्त बस की तस्वीर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की है, जहां इंदौर से खंडवा जा रही अनियंत्रित बस खाई में गिर गई। हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। 40 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।
हादसे के वक्त बस में 60 यात्री सवार थे। हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर है जम्मू कश्मीर के पुंछ से, जहां पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और ऐसे में इन ठिकानों से AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना के जवानों ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने हथियारों की बड़ी खेप जब्त की है। बरामद हथियार में 3 AK-47 राइफल, 10 से ज्यादा हैंड ग्रेनेड और गोला बारूद शामिल है। सेना को ये सफलता पुंछ सेक्टर के सुनरकोट इलाके में मिली है। सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन के दौरान ये कामयाबी मिली है। बता दें कि राजौरी में आतंकी हमले के बाद से घाटी में लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इधर दिल्ली के मुंडका इलाके में एक फैक्ट्री में आग लग गई और सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस फैक्ट्री में पहले भी आगजनी की घटना हो चुकी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विकराल आग की ये तस्वीर दिल्ली के मुंडका इलाके की है, जहां एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटों ने पूरी फैक्ट्री को चपेट में ले लिया। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि फैक्ट्री में आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चला है। रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान दिया था बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने और उसी पर बचाव करते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि हर धर्म की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री के आपत्तिजनक बयान पर सियासी घमासान छिड़ा है। अब इस मामले में तेजस्वी यादव ने सफाई पेश की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ये देश संविधान से चलता है और संविधान सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाती है। बता दें कि नालंदा यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद से ही बिहार समेत पूरे देश में इस पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। इधर दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड और शीतलहर का कहर जारी है और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों में ये हालात और खराब हो सकते हैं और पारा 3 डिग्री तक गिर सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली NCR समेत पूरा उत्तर भारत भीषण ठंड की चपेट में है। IMD के साथ साथ कई मौसम विशेषज्ञों ने दावा किया है कि उत्तर भारत में आज से 18 जनवरी के बीच भीषण ठंड पड़ेगी। दिल्ली NCR में 18 जनवरी को ठंड पीक पर रहेगा। इस दौरान पारा 3 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि 48 घंटे के भीतर दिल्ली समेत वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया पर खतरनाक कोल्ड अटैक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जोशीमठ संकट पर आज सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होनी है और आपको बता दें जो स्वामी मुक्तेश्वरानंद की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी। पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट। जोशीमठ में कुदरत का कहर जारी है। घरों में दरारें आने के बाद लोग पलायन को मजबूर हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार भी एक्शन में है। सरकार हर संभव मदद कर रही है। जोशीमठ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट आज जोशीमठ संकट पर सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JP परदीवाला की 3 सदस्यीय बेंच इस पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने याचिका दायर की है। अगली खबर भी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण जैसे जुड़े मामलों पर सुनवाई होने वाली है। जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के जुड़े 2 मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जबरन धर्मांतरण मामले में वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में जबरन धर्मांतरण को गंभीर मसला बताया था, तो वहीं लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में कानून को चुनौती दी गई है। यह मामला हाई कोर्ट में लंबित है। याचिकाकर्ता ने केसों की स्टेटस रिपोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फ में फंसी एक महिला को सेना के जवानों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला, मदद की और काफी मशक्कत करनी पड़ी। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने बहादुरी की मिसाल पेश की है। आर्मी के जवानों ने गर्भवती महिला को बर्फ के बीच से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। सेना के जवानों को गर्भवती महिला की हालत गंभीर होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद भारतीय सेना के जाबाजों ने हेलीकॉप्टर की मदद से बर्फ में फंसी गर्भवती महिला को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया। 2 दिन पहले भी सेना के जवानों ने एक गर्भवती महिला को बर्फबारी के बीच से निकालकर अस्पताल पहुंचाया था। इधर पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सड़क हो, पहाड़ हो, घरों की छत हो, हर जगह बर्फ ही बर्फ छाई हुई है। सड़क, पेड़, पहाड़, हर तरफ बर्फ का कब्जा है। ये तस्वीर उत्तर कश्मीर के काजीगुंड रेलवे स्टेशन की है। यहाँ इस बार जबरदस्त बर्फबारी हुई है। रेलवे ट्रैक पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। इस जगह को गेटवे ऑफ कश्मीर कहा जाता है। गांदरबल में एक बार फिर बर्फीले तूफान ने कोहराम मचाया है। सरबल इलाके में बर्फ की आंधी ने कुछ मिनटों के अंदर ही पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर अमेरिका से आपको बता दें, जहां पर कुदरत का कहर लगातार जारी है। ऐसे में बाढ़, बारिश और अब तूफान से लगातार कहर बरप रहा है। आप देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। अमेरिका पर प्राकृतिक आपदा का कहर जारी है। कुदरत के टॉर्चर के आगे सुपर पावर अमेरिका घुटने टेकने पर मजबूर है। अलबामा और जॉर्जिया में तूफान से भीषण तबाही हुई है। कई लोगों की जानें चली गई हैं। तूफान से बचने के लिए लोग टब और कंटेनर का सहारा ले रहे हैं। जॉर्जिया में तूफान की वजह से 9 लोग मारे गए हैं, तो वहीं अलबामा में भी जबरदस्त तबाही हुई है। कई लोगों के घर मलबे में तब्दील हो गए। लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए हैं। इधर चीन के बीजिंग शहर में एक फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, क्योंकि आग के साथ ही लगातार यहां पर धमाकों की आवाज आ रही थी। पूरी रिपोर्ट देखिए इसमें। केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। आग की ये भयावह तस्वीर चीन के पैंजिन शहर की है, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में आग लगने के बाद एक कई धमाके हुए। धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। आग की लपटों ने आसपास के घरों को भी घेर लिया। ये हादसा जितना भयानक था, इसका अंदाजा आसमान में उठते काले धुएं के गुबार को देखकर लगाया जा सकता है। वहीं फैक्ट्री में आग कैसे लगी, इसका अभी पता नहीं चल सका है। पाकिस्तान बदहाल हो चुका है। दुनिया भर के कर्ज तले लगातार दबता जा रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को और भीख मांगने में शर्म आ रही है। क्यों? देखिए रिपोर्ट। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। ये बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद कबूल की है। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें देश चलाने के लिए दुनिया भर में भीख मांगना पड़ रहा है। ये बयान शहबाज शरीफ ने सेना के एक कार्यक्रम में दिया। सेना के पासिंग आउट परेड में संबोधन के दौरान शहबाज शरीफ का दर्द जुबान पर आ गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है, बावजूद उसे दुनिया भर में भीख मांगनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।